हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पिछली क्लास थी, पिछले क्लास के आगे की बात। पिछली क्लास में हमने बताया था कूलम्बिक फोर्स कैसे कूलम ने डिस्कवर किया, कैसे टॉर्सन बैलेंस के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको डेवलप किया गया। कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात की। कूलम फोर्स का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन जो एडवांस किताब है, जैसे ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड वेव्स की है या आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो बुक है, इसमें जिस तरह के एक्सप्लेनेशन होते हैं उनमें उस नोटेशन के हिसाब से मैंने आपके साथ बात की थी। मैंने आपको बताया था कि कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो एक इनफाइनाइट रेंज फोर्स होता है। इनफाइनाइट रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने आपके साथ बात की थी। ठीक है, अभी हम लोग उस फोर्स का जो बेसिक इक्वेशन है उसके बारे में एक बार लिखते हैं और फिर सिस्टम, जो यूनिट सिस्टम लोग यूज करते हैं, हम उनके बारे में एक बार बात करते हैं। नॉर्मली हमारे पास फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है कि अगर आपके पास फोर्स है तो आप वहाँ पर नॉर्मली जो दिया गया था कूलम्ब के द्वारा, जो फॉर्मूला था वो इस तरह से था, F बराबर K, Q1 मैग्नीट्यूड, Q2 मैग्नीट्यूड, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर आर कैप। अब ये आर कैप जो होगा ये दिशा बताने वाला वेक्टर होगा। और दिशा कि हम दिशा बताने का तरीका क्या होगा, दिशा मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ऐसे कुछ बता रहे हो तो ये दिशा बताने वाली बात होती है। तो इस आर कैप से हम समझ क्या रहे हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें समझ में आ रहा है ये Q1 Q2 तो दो चार्ज हैं, R उनके बीच की दूरी है। मतलब अगर मान लो आपके पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो आपने केवल उनका मैग्नीट्यूड लिया है, मतलब वो कितने कूलाम्ब के चार्ज हैं सिर्फ वो लिया है। बाकी वो प्लस कौन सा माइनस अभी उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। और मान लें इनके बीच की दूरी r है। अच्छा, अब एक चीज और, अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर आपने तो स्फीयर बनाया है, तो r आप कहां ले रहे हैं? क्या आप r स्फीयर टू स्फीयर ले रहे हैं, या आप r सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, या कैसे आप r को कैलकुलेट कर रहे हैं? तो इसका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। इसका एक सिंपल जवाब ये है कि कूलम लॉ जब बनाया गया था तो कूलम लॉ ने स्पेसिफिकली ये कहा था स्फेरिकली सिमेट्रिक पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कूलम ने अपने इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को इंक्लूड ना करने के लिए, उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे चार्ज की बात करें जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, सिमेट्रिकली उसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है और वो पॉइंट जैसा है। पॉइंट मतलब जो सबसे छोटा आकार आप मान सकते हो उतना बड़ा है चार्ज। तो इतना छोटा है चार्ज, इतना पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है कि हम उसकी रेडियस नहीं समझ सकते, हम उसकी सरफेस के बारे में नहीं बात कर सकते। हम बस खाली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर है और इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की बीच की दूरी आपको लेनी है। इसीलिए आर दोनों की सरफेस के बीच की दूरी है कि उनके सेंटर के बीच की दूरी है, ये हम लोग नहीं मान रहे हैं। ये नहीं माना गया था कूलम के इस एक्सप्लेनेशन के दौरान, इसलिए पॉइंट चार्ज है। तो आपने कहा Q1 Q2 दो चार्ज, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, अब उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, उनके बीच की दूरी के। ये दो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अपने टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट से डेवलप देखे थे। जब इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो आप इसको ऐसे समझ लो कि दो फॉर्मूले को, दो ऑब्जर्वेशन को एक साथ लिखोगे तो आप ये कह दो कि फोर्स चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो प्रोपोर्शनल आप कह रहे हो, इसको जब हम हटाते हैं तो मैथमेटिकली हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने का मतलब है हमें इक्वल टू का साइन लेकर के लेफ्ट और राइट में इस तरह का रिलेशन लिखना है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट k आ जाता है। अब सवाल होता है k क्यों आता है? तो k जो होता है वो एक तरह से हमें बताता है कि हमें सारा ऑब्जर्वेशन ले कहाँ रहे हैं, मतलब हमने चार्ज कहाँ रखे हैं। आपने कहा दो चार्ज मान लो Q1 Q2, तो हम कहेंगे वो चार्ज कहाँ है, हवा में है, पानी के अंदर है, कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में है, फ्री स्पेस में है, कि एयर में है, कि किसी मीडियम के अंदर है, वो चार्ज हमारे कहाँ है। और बताइए आप और कौन से माध्यम आप ले सकते हो। अगर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे कोई दो चार्ज ले लो, तो यहाँ कमरे में हवा है ना, तो यानी आप कह रहे हो कि हवा में दो चार्ज ले लो। या आपने कहा नहीं, हम एक ऐसी जगह लेना चाहते हैं जहाँ और कुछ ना हो, केवल दो चार्ज हो। ठीक है, हम पृथ्वी से बाहर चले गए, पृथ्वी से बाहर हमने एक अंतरिक्ष के अंदर हमने दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2, यानी आपने कहा हम वैक्यूम में ले रहे हैं। तो जब भी आप कोई माध्यम की बात करोगे तो उस माध्यम के बारे में जब आपको कहना होगा तो उसको कहने के लिए हमने इस के टर्म का इस्तेमाल किया, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है।
अब याद रखो जिस समय कूलम ये अपना काम कर रहे थे उस समय पूरी दुनिया में जो यूनिट सिस्टम, एक तो पहली बात कोई यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम नहीं था। इंग्लैंड में लोग फुट पाउंड सेकेंड में बात कर रहे थे, तो यूएस में कुछ और बात कर रहे थे, और यूरोप के ही उत्तरी दिशा में कुछ और पश्चिमी दिशा में कुछ और बात कर रहे थे। तो देयर वर मैनी सिस्टम्स, मेजरमेंट के सिस्टम थे, लेकिन फिर भी एक यूनिफॉर्मिटी वहाँ जो किताबें लोग लिख रहे थे उसमें एक तरह की पब्लिशर्स के मोटिवेशन से या साइंटिस्टों के कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये डिसाइड कर लिया गया था कि भाई ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग जनरली CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम के अंदर हम अपने सारे मेजरमेंट लेंगे। अब ये यूनिट इन डायमेंशन का पूरा अलग इतिहास है, कैसे वो सिस्टम आया, लागू हुआ और फिर कैसे MK सिस्टम उसमें अडॉप्ट हुआ। फिलहाल आप CGS सिस्टम की बात करें। CGS सिस्टम में भी, अब CGS सिस्टम में मतलब दूरी नापना है तो सेंटीमीटर में नापो, वजन नापना है ग्राम में नापो, समय नापना है टाइम में नापो। तो ऐसे सिस्टम में जब हमें चार्जों के बारे में नापना था, जैसे मैंने बताया प्रोफेसर स्टोनी ने इसी सिस्टम के अंदर चार्ज की यूनिट इलेक्ट्रॉन रखी थी, जिसको बाद में फ्रिट्ज गेरार्ड के कहने पर आपके जो जे थॉमसन ने थे उन्होंने उस पार्टिकल का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो फिर उसके बाद फिर कूलम आया कि भाई आप अगर यूनिट को इलेक्ट्रॉन ना कह के पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहोगे तो जो चार्ज इसको कैसे समझाएंगे। तो उसके बाद फिर वहाँ पर फैराडे को भी यूज किया गया वर्ड, कूलम भी यूज किए गए। ये सब इतिहास का हिस्सा है, कैसे कैसे यूनिट में ये इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो फिलहाल जब CGS सिस्टम को यूज किया गया था, CGS सिस्टम को यूज किया गया था, तो उस सिस्टम में K की वैल्यू 1 रखी जाती है। कब? जब आप वैक्यूम लेते हो। अगर आप वैक्यूम मानते हो, मतलब एक ऐसी जगह, एक खाली जगह के बारे में बात करते हो, एक फ्री स्पेस के बारे में बात करते हो, तो ऐसे हालात में आपको ये वैक्यूम लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप खाली जगह ना मानो, आपने कहा कि नहीं हमारे चार्ज जो हैं वो हवा में रखे हुए हैं, तो हवा के लिए जो K की वैल्यू थी वो होती है 1.00056। ये नंबर होता है, ये इसका एक नंबर निकल के आता है कि K की वैल्यू ये सब निकल के आई थी। तो उस जमाने की बात है जिस समय कूलम की अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ने लगी, मेजरमेंट, टाइम और डिस्टेंस और सेकंड, इन सब बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर आइंस्टीन ने एक बिल्कुल अलग तरह का ऑब्जर्वेशन लिया। लंबे समय तक फिजिक्स में माना जाता था कि समय, दूरी, लेंथ, मास, ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट होती हैं, ये स्थिर सी होती हैं, समय सबके लिए समान होता है। तो लेकिन जब आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आते हैं और कहते हैं कि नहीं, समय जो होता है वो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी किसकी बहुत तेज है, किसकी नॉर्मल है। बहुत मतलब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है। तो ऐसे जब थ्योरीज आ जाती हैं तो उसके बाद टाइम को देखने के तरीके, लेंथ को देखने के तरीके, मास को देखने के तरीके लोगों के बदलने शुरू हो जाते हैं और वाजिब तरीके से बदलते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की थ्योरी से वो सब होता है। तो जब ये सारा कुछ स्टेबल हो गया तो फिर 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के बीच में 1950 से करीब ऐसा ही कुछ समय रहा होगा जब पूरी दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक सिंगल कॉन्फ्रेंस, एक तरह से सबको इकट्ठा किया जाता है और इंटरनेशनल यूनिट जो मेजरमेंट का सिस्टम है, IUPAC सिस्टम वगैरह है, ये सब लोग मिल करके MKS सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो जब MKS सिस्टम आता है तो MKS सिस्टम आने तक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हमारे पास थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी हमारे पास थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक भी थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी भी थी, यानी कि हम लोग अच्छा खासा मॉडर्न फिजिक्स की जानकारी हासिल कर चुके थे। तो जब ये मौका मिला कि चलो फिर से रिडिफाइन करते हैं इन यूनिट्स को, अब इन सारी थ्योरी की नज़र के हिसाब से रिडिफाइन करते हैं, तो उस समय इन सारे फॉर्मूलों में जो कॉन्स्टेंट्स, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहे थे, इनको इम्प्रोवाइज किया गया। इनको उन सारी मौजूद थ्योरी जो कि 1950 के बाद जो मौजूद थ्योरी थी, उन थ्योरी के हिसाब से इन सारे फंडामेंटल कांस्टेंट्स को एक बार फिर से रिडिफाइन किया गया कि ताकि उसमें किसी दूसरे नियम का उल्लंघन भी ना हो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपस में जुड़े होते हैं इस बात को भी पता चल जाए। ईथर जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो कि रिलेटिविटी बता चुकी थी, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो इन सबको इंक्लूड करते हुए फिर जो MKS सिस्टम में आया वो आया फोर्स की यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R²। आप देखो इस फॉर्मूले में और पिछले फॉर्मूले में क्या अंतर है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन आ गया। अब इसमें कई बार 4 पाई आने के भी तर्क होते हैं।
कुछ मतलब ये अब ये जो तर्क हैं ये भी वैरी करते हैं, क्योंकि इसके जो मूल सिद्धांत है रिलेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेटिविटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन द रिलेटिविस्टिक कंडीशन उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपके स्तर पे हम कहें तो जैसे क्या होता है, आप देखो अगर कोई प्लेन है, इसमें आपने एक पॉइंट ए लिया है, आप इस ए पॉइंट चलना शुरू करें और फिर से ए पॉइंट पे आ जाएं, यहाँ आप कितना एंगल बनाएंगे, यहाँ आप एंगल 2 पाई बनाएंगे। ठीक है, ये 2 पाई एंगल बनेगा। तो अगर आप किसी प्लेन पर सिमेट्री देख रहे हो, सिमेट्री मतलब है आप पूरी चारों तरफ देख सकते हो, किसी पॉइंट के अबाउट यहाँ से लेकर के यहाँ और फिर यहाँ से लेकर के वापस यहाँ तक देख सकते हो, तो 2 डायमेंशनल सिमेट्री है। तो द मोमेंट 2 डायमेंशनल सिमेट्री होती है तो वहाँ पर 2 पाई जैसे टर्म यूज करते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर आपको 3 डायमेंशनल सिमेट्री लेनी है तो आप एक और सर्किल की इमेजिन करें जो कि इस तरह से है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छल्ला इस तरह से है और एक छल्ला उसको इस तरह से किए हुए है। 3 डायमेंशनली सोचने की कोशिश करें यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो केस है 3 डायमेंशन केस हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 डायमेंशन केस है, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल की बात आएगी। जब 3 डायमेंशन में हम एंगल लेना चाहते हैं तो सॉलिड एंगल की बात आती है, आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो सॉलिड एंगल में अगर हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखें, जैसे प्लेन एंगल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 पाई है, तो सॉलिड एंगल में 3 डायमेंशनल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 पाई होती है। तो 4 पाई एक तरह से वो जो 3 डायमेंशनल सिमेट्री, आप इसे यहाँ चार्ज रखें तो 4 से यहाँ जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे 4 से ऐसे जाओ, या 4 से कोई भी प्लेन देखो, तो वो जो मैक्सिमम एंगल ट्रेस होता है 3 डायमेंशनल केस में, दैट इज 4 पाई। सो यू जस्ट इमेजिन कि वो जो स्पेशियल सिमेट्री की बात होती है 3 डायमेंशन में, उसको इंक्लूड करने के लिए हमने मान लीजिए यहाँ पर 4 पाई की बात कही। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट करेक्ट आंसर टू इंक्लूड द 4 पाई। इसका गणितीय जो आंसर है दैट इज मोर पावरफुल, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर at this time not equipped with that kind of mathematics। इसलिए हमने उसका एक थोड़ा नज़दीक का जो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो मैंने आपको बताया। 3 डायमेंशनल सिमेट्री के बारे में बात होती है। फिर बात आता है भैया ये क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये उस माध्यम का विद्युत व्यवहार समझाने वाला, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर समझाने वाला पैरामीटर है। देखो होता क्या है कि हर जो मीडियम होता है उसका खुद का अपना एक गुण होता है कि जब कोई चार्ज उस मीडियम में आएगा तो वो कैसे व्यवहार करेगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, मतलब कोई माध्यम से मान लो पानी है या हवा है, सूखी हवा है, मतलब गर्मी की से हवा होती है, सीलन वाली हवा होती है, बर्फीली इलाकों की हवा होती है। तो जो हवा होती है उसकी भी डेंसिटी का अंतर होता है, उसमें भी चार्जों का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब आप कोई चार्ज उस माध्यम में लेके आते हो तो उस माध्यम के पहले से जो चार्ज हैं वो आने वाले चार्ज के प्रति कैसा व्यवहार दिखा रहे हैं, इसमें उसके डेंसिटी, उसकी बहुत सारी पोलराइजेबिलिटी प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के जब हम कोई चार्ज लाते हैं तो उस चार्ज के प्रति हमारा माध्यम कैसा व्यवहार दिखा रहा है उस पैरामीटर को समझाने वाला ये होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक लाइंस। अब इलेक्ट्रिक लाइंस की बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि जब हम किसी चार्ज को कहीं लाते हैं कि मान लो फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस का भी अपना एक बिहेवियर है। फ्री स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, भले वहाँ चार्ज नहीं है कि वहाँ भी फील्ड होती है। तो जब आप कोई चार्ज फ्री स्पेस में लेके जाओगे तो उस फ्री स्पेस की जो फील्ड है कैसे वो इस आने वाले चार्ज की फील्ड के प्रति अपना व्यवहार दिखाएगी, उसको समझाने वाला जो गुण होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक में हम लोग पढ़ेंगे कि उस पदार्थ, उस माध्यम का जो व्यवहार होता है कि जिसके तहत वो चुंबकीय गुण को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये आपके पास हो गया परमिटिविटी। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो यहां पर एप्सिलॉन क्या है, दिस इज द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी इज कॉल्ड द फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो ये फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की बात हम कह रहे हैं। इसका मतलब है अगर हमने फ्री स्पेस की बजाय मान लो आपका पानी ले लिया तो अच्छा ठीक है, अगर आपने कहा कि ये पानी का टब है, ये पूरा पानी का टब है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज रखा है Q2, जिनका मैग्नीट्यूड मॉड Q1 मॉड Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, और इस पानी का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन वाटर है। तो इसके बीच में, इन दोनों चार्जों के बीच में जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर, एप्सिलॉन ऑफ वाटर, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कैप अगर वेक्टर नहीं लिख रहे तो ऐसा फॉर्मूला लिखा जाएगा।
और अगर, तो यहाँ पर फोर्स कितना है, मान लो फोर्स इन वाटर है। अगर हमने फिर इस चार्ज को उठा के बाहर रख दिया और मान लो यहाँ बाहर फ्री स्पेस, हम इसको उठा के इतनी ही दूरी, इतने ही चार्जों को उठा के फ्री स्पेस में ले गए, तो फ्री स्पेस में जाओगे तो वहाँ पर फ्री स्पेस के लिए हम स्पेस लिख दे रहे हैं, वहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें, ये वाला फैक्टर और ये Q वाला और R का फैक्टर सेम है। अब ऐसे हालात में जरा देखो, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम F वाटर अपॉन F स्पेस कर दें, मतलब इसको हम इससे डिवाइड कर दें, तो कैसे होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सब कट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा फोर्स इन वाटर अपॉन फोर्स इन स्पेस इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इन वाटर। ठीक है ना, ये पलट गया, तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वाटर। और देखा ये गया है, अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि एप्सिलॉन ऑफ वाटर जो होता है वो 8 टाइम होता है एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि वैज्ञानिकों ने डाटा वगैरह इकट्ठा करके जब देखा तो उन्होंने पाया कि परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 8 टाइम द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका मतलब है कि चार्जों के बीच में बल जब वो पानी में रखे हुए हैं डिवाइडेड बाई चार्जों के बीच का बल जब वो स्पेस में रखे हुए हैं, वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन दिस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि F वाटर इज 8 टाइम F स्पेस। इसका मतलब है, सॉरी ये उल्टा है ना, 1/8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 से। तो यानी कि जब पानी के बीच में आप उन चार्ज को रख दोगे, उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, चार्जों के बीच की दूरी नहीं चेंज की, लेकिन जो कि माध्यम बदल दिया है, तो माध्यम के बदलने की वजह से पानी में उन्हीं चार्जों के बीच में लगने वाला बल 8 टाइम 1/8 हो जाएगा एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन द स्पेस। तो जब वो चार्ज स्पेस में रखे होंगे तो अगर वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, वो 8वां हिस्सा बचेगा अगर उसको पानी में भेज दो। मतलब इसको समझो ऐसे, अगर फ्री स्पेस में रखें, जैसे चार्ज रखा, अट्रैक्ट किया, तेजी से अट्रैक्ट किया, फोर्स तेज है, दूर गए, तेजी से दूर गए। लेकिन अगर आप उन्हीं चार्जों को पानी में रख दो और फिर छोड़ो, तो अब वो अगर अट्रैक्ट कर रहे थे तो अब 1/8 पार्ट से धीरे धीरे अट्रैक्ट करेंगे, अगर रिपल कर रहे थे तो धीरे धीरे रिपल करेंगे, क्योंकि उनका फोर्स कम हो चुका है। तो इस तरह से चार्जों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप उन चार्जों को कहाँ रख करके देख रहे हो। आप उन चार्जों को फ्री स्पेस में रख के देख रहे हो या उन चार्जों को आप किसी माध्यम में रख करके देख रहे हो। तो ये इसका एक असर है, इसका एक अंतर आता है। अब यहाँ पर एक और टर्म होता है, जस्ट लेट मी राइट दैट, कि अगर आपके पास, इसको मैं हटा देता हूं, अगर आपके पास इस तरह का रेशियो, जैसे यहाँ देखो, किसी मीडियम का परमिटिविटी आपके पास है और उसको डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। याद रखना, डिनोमिनेटर में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होना चाहिए। तो इस रेशियो को हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आप ये मत सोचिएगा कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन वाटर को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहते हैं। कन्वेंशन ये है कि जिस मीडियम का परमिटिविटी आपके पास है उसको ऊपर रखो, फ्री स्पेस की परमिटिविटी नीचे रखो, तो वो जो रेशियो होगा उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। कारण क्या है, इसका लॉजिक समझें। देखो मान लो, जैसे आपके पास जो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, वो हमेशा एक ही वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पृथ्वी में भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से अंतरिक्ष में जाओगे तो वहाँ जो वैक्यूम मिलेगा, और अगर आप पोल की तरफ से जाते हो वैक्यूम मिलेगा, या आप अमेरिका से जाते हो अंतरिक्ष में तो जो वैक्यूम मिलेगा, या भारत से जाते हो अंतरिक्ष में तो जो वैक्यूम मिलेगा वो अलग अलग होगा। नहीं, वैक्यूम चाहे हर तरफ से जाओगे, यू विल गेट द सेम वैक्यूम। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर हैं
आप नल से आने वाला पानी लीजिए, उसकी परमिटिविटी अलग होगी। आप समुद्र से जाकर लीजिए पानी, उसकी परमिटिविटी अलग होगी। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस वाटर के अंदर किस तरह के सॉल्ट डिजॉल्व हैं। आप डिस्टिल वाटर लोगे, उनकी परमिटिविटी उन सबसे थोड़ा सा अलग ही हो जाएगी। तो वो उससे कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। पानी को छोड़ के आप पत्थर, आप कोई कांच ले लो या आप और कोई लिक्विड ले लो, बेंजीन ले लो या नेफ्थलीन ले लो, कुछ भी इस तरह का मटेरियल ले लो, तो आपकी परमिटिविटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो टर्म होगा, ये वाला टर्म न्यूमरेटर पे जो टर्म होता है वो होता है जो चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वाटर के लिए अलग, ह्यूमिड एयर के लिए अलग, ड्राई एयर के लिए अलग, सब अलग अलग होती है। लेकिन ये जो टर्म होता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए हम जब कंपेयर करने जाते हैं तो डिनोमिनेटर में वो टर्म रखते हैं जो कि रिलेटिवली एक तरह से फिक्स होता है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके क्लास में 100 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है। किसी के आए 5, किसी के आए 100 के 100 आ गए, किसी के आए 90, 100। तो आप देखो डिनोमिनेटर सबका फिक्स है, लेकिन बच्चों के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो उसी हिसाब से सबको पासिंग परसेंटेज फेल है कि A+ है या A है, ये सब कुछ यहाँ से तय हो रहा है। रिलेटिव आप देख रहे हो ना कि मैक्सिमम कितना था, उसमें से कितना आया। वैसे ही वो चीज़ जो यहाँ फिक्स रहती है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, उसके तुलना में हम किसी माध्यम की परमिटिविटी जब चुनते हैं तो उस टर्म को हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, जरा उनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी निकाली है वो कितनी होती है, जैसे आप देखें यहाँ पर फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। अब यूनिट क्या होगी, जरा देखें यूनिट कैसे निकाली जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R², ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर आपको एप्सिलॉन लेना हो तो एप्सिलॉन इज 1/4 पाई F Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 डिवाइडेड बाई R²। 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं है, तो आप लिखोगे कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी वैल्यू कितनी आती है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है तो आप बस क्या करोगे, इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास एक नया नंबर आ जाएगा विच विल बी द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, लाइक द वाटर एज अ मीडियम यहाँ पर आप ले रहे हो, ठीक है। अब ये सब वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जस्ट लेट मी राइट दिस, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ मैंने वो मॉड नहीं लगाया क्योंकि अब मैं बता चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड ही आपको यहाँ पर मानना है, कोई साइन नहीं लेना है यहाँ पर ठीक है। अब जब देखो यहाँ पर एक चीज़ होता है, एक फॉर्मूला होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ये फॉर्मूला हम लोग बताते हैं कि अगर आपके पास C² जो होता है वो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये फ्री स्पेस के विद्युत गुण को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताने वाला टर्म है, और μ0 जो है वो फ्री स्पेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ये इलेक्ट्रिकल, एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को समझाने वाले टर्म है। परमिटिविटी, μ0 क्या है, परमिएबिलिटी, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाता है फ्री स्पेस की। तो जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट लेकर के 1 से डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर आ जाती है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा दिस इज μ0, अगर μ0 हमने मल्टीप्लाई कर दिया μ0 और फिर क्या करो आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
म्यू नॉट कर दो भाई, म्यू नॉट से ऊपर डिवाइड करो, म्यू नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये पूरी चीज़ कितनी बराबर होती है, तो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई, और ये जो पूरा टर्म होगा ये फॉर्मूले से क्या है, सी स्क्वायर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस हिसाब से ये पूरा टर्म यहाँ पे दिख रहा है और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर। तो आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जो है वो है म्यू नॉट टाइम्स सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब न्यूमेरिकली क्या होता है, न्यूमेरिकली ये जो टर्म होता है, ये टर्म आपका इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, ये करीब करीब ये पूरे का जो टर्म है ये करीब करीब 10 टू पावर -7 होता है। मतलब जैसे जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी है ना यहाँ पर, वैसे ही म्यू नॉट की भी वैल्यू आती है, तो वो करीब करीब 10 टू पावर -7 के करीब होती है। तो अब इसका आंसर क्या आया, इसका मतलब हुआ 10 टू पावर -7 3 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा का स्क्वायर, तो ये जाएगा 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10 टू पावर 16, और ये यहाँ से जब 10 टू पावर 16 में से 7 माइनस होगा तो 9 बचेगा, तो ये जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है, और वैल्यू इतनी होगी। अब इसकी 1 अपॉन 4 पाई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ से देखें तो नीचे है, न्यूमरेटर में है, ऊपर पलट जाएगा तो इसकी वैल्यू पूरे की आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। चूँकि ये यहाँ प्रोपोर्शनल में रेशियो में ना, तो जब यूनिट पलटेगी तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू निकल के आ जा रही है। तो अब आप इस पूरे फॉर्मूले को, जो हमारा कूलम का फॉर्मूला है, कैसे लिख सकते हैं, चलिए लिख के दिखा देते हैं एक बार। चलिए इसको लिख के दिखा देते हैं। यहीं से हम एक परिभाषा भी आपके सामने रख पा रहे होंगे। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर Q1, ठीक है, Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा ओवरऑल फार्मूला है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपने रख दी है। अब आपने लिखा लेट Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 1 कूलम, दोनों एक एक कूलम की वैल्यू है, और R बराबर 1 मीटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू रख दी। तो आप देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर बचेगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। अब परिभाषा बताते हैं, एक कूलम कितना चार्ज होता है। जैसे अगर मैं आपसे परिभाषा की बात कहूँ तो कहूँ कि जो आपने कहा है कूलम चार्ज, तो एक कूलम कितना चार्ज होता है, तो इसकी परिभाषा यहाँ से निकल के आ रही है। एक कूलम वो चार्ज होता है अगर एक एक कूलम के दो चार्ज, अगर कोई चार्ज एक कूलम के हैं, ऐसे सोचो अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, ये वाला भी एक कूलम का है, ये वाला भी एक कूलम के है, तो अगर हमारे ये दोनों चार्ज एक एक कूलम के हैं और अगर वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, या इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो फोर्स अपोजिट नेचर के हैं या सेम नेचर के हैं। हमें वो बात ही नहीं करनी, हमें सिर्फ कूलम की एक परिभाषा देनी है। तो एक कूलम चार्ज उतना चार्ज होता है जितने चार्ज की वैल्यू अगर 1 मीटर की दूरी से अलग कर दी जाए तो भी उनके बीच में 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन का फोर्स, कूलम्बिक फोर्स काम करता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ काम चलाओ डेफिनेशन ऑफ कूलम। हालांकि जब हम एम्पियर्स के बारे में पढ़ेंगे, एम्पियर लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कूलम की एक और बहुत ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड, वेल यूज्ड, वेल अप्रिशिएटेड डेफिनेशन निकल के आती है कूलम की, वहाँ पर वो डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कूलम की बात हो गई, और हमने बात की यहाँ पर किस तरह से जो चार्जेस होते हैं उनके बीच की दूरी और किस तरह से यूनिट चेंज होने पर अब हम न्यूटन के टर्म में कूलम को डिफाइन कर पा रहे हैं। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि इसी फील्ड में
मौजूद है और ये हमें एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताएगा कि इस पृथ्वी पर ये कैसे सामंजस्य बना हुआ है, कैसे ये सब कुछ रुका हुआ है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। हम बात करने वाले हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ बिटवीन कोलम्बिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ बिटवीन कोलम्बिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम हाइड्रोजन का उदाहरण लें, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है जिसको बोहर रेडियस कहते हैं। मान लो वो रेडियस r है। तो ऐसे अब इनके मास हमको मालूम है, इनके चार्ज हमको मालूम है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। मीन सेपरेशन जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इन हाइड्रोजन एटम चार्ज जो होता है, चाहे प्रोटॉन पर चाहे इलेक्ट्रॉन पर, कितना होता है, मास इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। और R जो होता है वो होता है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो कि ऑन एवरेज इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हम बोहर के एटॉमिक मॉडल से कह सकते हैं। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होगा 9 इंटू 10⁻9, 1/457 को आपने 9 × 10⁻9 लिखा है, मल्टीप्लाई बाई चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दूसरा वाला भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, डिवाइड कर दीजिए 5.3 इंटू 10⁻⁻11 के होल स्क्वायर से। ये पूरा नंबर है। अब इन सारे नंबर का जब गुणा गणित करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.1 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रोकूलम्बिक फोर्स जो है वो 8.1 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन का है। इतने न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स कहेंगे, जो कि इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में काम कर रहा है। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, आप कहोगे फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg क्या होता है, इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r²। मास में चूंकि मास पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं है कि मॉड हम यहाँ मॉड m1 कहें, मॉड m2 कहें। मॉड तो हमें तब लगाना होता है जब हमारी क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें केवल उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है। उस हालात में हम मॉड को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मास काइंड ऑफ थिंग इन दिस डिस्कशन। तो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर की वैल्यू तो वही है। मास कितना होता है, तो मास की अब यहाँ पर जो मास है वो मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है। तो Fg की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 2.7 इंटू let me just correct this 1.7 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 10⁻⁻27, I'm sorry, सब कांस्टेंट हैं, तो 10⁻⁻7 हो गया, डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 10⁻⁻11 स्क्वायर। ओके, ये सब कुछ रखोगे तो अब इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज अबाउट 3.7 इंटू 10⁻⁻47, 3.7 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। आप देखो कोलम्बिक फोर्स है 10⁻⁻8 न्यूटन का,
जो कि छोटा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी प्रोटॉन उसी इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻⁻47। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो आपके पास अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें और डिवाइड करें आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से, चलो ये नंबर ना भी लें, अरे भाई -8 है, -47 है, चलो इसको हम ना भी लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली लिख लो, 10⁻⁻8 है, देखो ये वाला फोर्स, और ये है 10⁻⁻47 है। इन दोनों का रेशियो जो लोगे वो तब भी ऊपर जाएगा तो 10⁻39 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ह्यूज डिफरेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है उससे 10⁻39 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। इसका मतलब क्या है, इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या कुछ बड़ी बात हो गई क्या दुनिया में? क्या इस फोर्स के इस 10⁻39 के अंतर आने से कुछ बड़ा ही बहुत कुछ बड़ा हो गया, या सिर्फ ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक बढ़िया सा हिसाब बन गया है? नहीं, समझें इसकी वजह से दुनिया हमारी आज की डेट में कैसे रुकी हुई है, हमारी दुनिया कैसे स्थिर है, जरा समझें इस बात को, तब शायद आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएं कि इन दोनों बलों में इतना बड़ा, दोनों का रूप रंग कितना है, दोनों स्क्वायर नेचर के, दोनों इनफाइनाइट नेचर के हैं। आगे जाके थोड़ा और हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो कहोगे सेंट्रल फोर्सेस हैं ये, तो ये बल सेंट्रल फोर्सेस हैं। लेकिन इतनी समानता होने के बावजूद भी छोटे छोटे चार्जों में जो लगने वाला बल होता है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10⁻39 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। एक बात समझें, आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल है कि इतना बड़ा, लाखों किलो का चंद्रमा, करोड़ों किलो के सूर्य और कईयों 100 लाख किलो की पृथ्वी, ये सब टिके हुए हैं अंतरिक्ष में, एक सिस्टम के तहत चक्कर लगा रहे हैं एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। तो ये बल तो पहले सोचते हैं कि कितना ताकतवर बल होगा भाई, इतनी बड़ी पृथ्वी को हवा में टांगे है और पृथ्वी इतने बड़े चंद्रमा को हवा में टांगे है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी चंद्रमा, उसके अलावा बृहस्पति के चंद्रमा, उसके बाद शनि के छल्ले, शनि के चंद्रमा, उसके बाद बहुत दूर यूरेनस, नेपच्यून और अगल बगल कितना कुछ थामे हुआ, इतना मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो भाई इसकी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए, भाई बल ज्यादा है ना। अब बल ज्यादा ना होता इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट कैसे होल्ड किए होते। लेकिन जब हमने तुलना की तो एकदम पिद्दू से जो चार्ज देख भी नहीं पा रहे हैं, उन छोटे से महीन चार्जों के बीच में लगने वाला बल इस बड़े बड़े आकाश के पिंडों को, ऑब्जेक्ट को उठाए रखने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से अरबों अरब खरबों खरब गुना बड़ा है। ऐसा कैसे, इससे ये तो मतलब काउंटर इंट्यूशन की बात हो गई है। नॉर्मली क्या होता है, एक आप सोचो एक आदमी है, बहुत बड़ा तगड़ा दूसरा आदमी है, एकदम एक हाथ में एक व्यक्ति को उठाए, दूसरे हाथ में दूसरे व्यक्ति को उठाए, आपने कहा हे भगवान इसकी तो बहुत ज़्यादा ताकत है। फिर आपने देखा है छोटा सा कोई बल है, कोई मच्छर जैसे हैं, 2 मच्छर हैं ताकत लगा रहे हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट, नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट हैं। तो आपका सामान्य बुद्धि कहेगी अरे यार इन दोनों के बीच की ताकत और इस महाबली के बीच की ताकत तो अलग ही है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये तब क्या ताकत। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स करते हो तो उल्टा ही कहानी निकल के आती है कि भैया उससे तो ये बहुत गुना ताकतवर है। तो समझें इसका क्या लॉजिक होता है। हमें मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी होती है ये अपने केंद्र की तरफ हर चीज को खींचती है, ठीक है, पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है और इसी को हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो अगर ये हर चीज खींचती है तो आखिर इसके अंदर क्यों नहीं धंस जाते। हम जैसे ही कोई बिल्डिंग यहाँ बनाएंगे, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई तो ये बिल्डिंग में ईंटें लगाए गए भार बढ़ा, तो भार बढ़ने से क्या हुआ, इसका वेट बढ़ा, तो नीचे की तरफ तो वैसे ही बल लग रहा है, आपने और वजन डाल दिया तो धीरे धीरे ये बिल्डिंग धंसनी शुरू हो जानी चाहिए। ये धंसते पृथ्वी के अंदर समा जानी चाहिए थी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऐसा क्यों होता है, ऐसे कीचड़ में नहीं होता है, आपने कुछ रखा धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है। तो क्या है जो हमको ऐसा नहीं करने दे रहा है, जरा समझो। मान लो आप पृथ्वी पर बहुत सारी धूल है, चार्जेस हर तरफ बिखरे हुए हैं, आपका पैर है ये, आप पृथ्वी पे खड़े हो, ठीक है, ये आपका पैर है। अब आपके पैर
पे भी चार्ज हैं, यहाँ पर भी चार्ज हैं, और इस बात की काफ़ी संभावना है कि दोनों सारे चार्ज चिपक नहीं गए हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स दोनों काम कर रहे हैं। नॉर्मली चूंकि रगड़ लगती है तो चार्जेस बिखर जाते हैं, तो चार्जेस खुले घूमते रहते हैं, उन चार्जों का ही वहाँ पर पूरा जाल फैला हुआ है। तो जब आप पृथ्वी पर खड़े हो तो आपके वजन की वजह से पृथ्वी पर एक बल आपको खींच रहा है जमीन की तरफ, जिसको आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपके मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, W बराबर mg होता है। लेकिन उसी समय आपके पंजे के नीचे जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस की वजह से आपके ऊपर एक और बल काम कर रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में है, रिपल्सिव, क्योंकि बहुत सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन वहां बिखरे हुए हैं ना। वहां ऐसा नहीं कि आपके तलवे में प्रोटॉन चिपके हैं और आपके नीचे जमीन पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन चिपके हैं। इलेक्ट्रॉन तो हर तरफ बिखरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके तलवे में भी चिपके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आपकी जमीन में भी चिपके हुए हैं। तो आपके पैर के इलेक्ट्रॉन और जमीन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन आपका पैर अब कितने होंगे, इतने छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होंगे आपके तलवे में चिपके हुए। आपका तलवा कितना बड़ा है, मान लो कुछ 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन चिपके होंगे। अब उन 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आपका कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, और आपका इतना भारी शरीर है 90 किलो का, 70 किलो का, उसकी वजह से जो वेट काम कर रहा है वो दोनों अपोजिट हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल 10⁻39 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए होगा क्या कि भले आपके ऊपर इतनी बड़ी पृथ्वी आपको खींच रही है, लाखों किलो की पृथ्वी आपको खींच रही है, 70 किलो के आप लाखों किलो की पृथ्वी आपको खींच रही है, लेकिन वो जिस बल से खींच रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके तलवे के नीचे चिपके हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले रिपल्सिव फोर्स से 10⁻39 टाइम छोटा है। इस वजह से आप पृथ्वी पर चल पा रहे हो, आप ग्रेविटी की वजह से धंसते नहीं जा रहे हो। चलो एक सिचुएशन सोचते हैं। प्रभु परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा के पास 2 स्विच हैं, इस तरह से एक ऑन ऑफ करने वाला स्विच है, इस तरह का, इसको इधर कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, इधर रखा है तो ऑन। ये स्विच किसका है, ये स्विच है कूलम्बिक फोर्स का। ऐसे ही एक और स्विच है, ऐसे भी एक और स्विच है, ये भी ऑन ऑफ की सिचुएशन में है, ये आपका ऑन है, ये आपका ऑफ है। अभी क्या है, और ये कौन सा फोर्स है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो परमात्मा ने क्या किया, प्रभु ने कूलम्बिक फोर्स को ऑफ कर दिया। ठीक है, जहां बैठे हैं वहीं स्वर्गलोक से उन्होंने इसको ऑफ कर दिया, यानी अब इस दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रह्मांड से ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया तो भाई पूरी ब्रह्मांड जो तबाही होगी तो होगी। पहले पृथ्वी पे क्या तबाही होगी जरा समझो। जैसे ऐसा होगा वैसे आपको जो खींचने वाला बल था नीचे की तरफ वो तो गायब हो गया, और ऐसी स्थिति में आपके पंजे और आपके जमीन जो थी उसके बीच में खाली एक ही फोर्स बचा। पहले क्या था, ये जो फोर्स था भले 10⁻90 टाइम छोटा था, लेकिन पृथ्वी चूंकि बहुत बड़ी है, आपका वजन भी है, इसकी वजह से कुल मिला के बैलेंस हो रहा था। अब खाली कौन सा फोर्स बचा है, ये ग्रेविटेशनल रिपल्सन फोर्स। इसकी वजह से आप पृथ्वी पे जैसे ग्रेविटी 0 हुई उसी समय आप पृथ्वी से सुई से उछल जाओगे, क्योंकि वो जो चार्ज है वो तो आपको उछालेंगे, वही अनबैलेंस फोर्स बचे, और वो फोर्स आपको उछाल देंगे आपके, क्योंकि आपके अब उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में जितना चार्ज है, जो फॉर्मूला हम लोग निकाला था वो तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में निकाला था, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में निकाला था तो आपने केवल 1.6 × 10⁻19 कूलम रखा था, एक 1.6 × 10⁻19 कूलम रखा था। लेकिन जब आप अगर आपकी पूरी बॉडी का चार्ज रखोगे तो वो जो कूलम्बिक फोर्स होगा ना वो अच्छा खासा हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप तुरंत पृथ्वी से रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में श्यूं करके उड़ जाओगे एस्केप वेलोसिटी से। तुम ही नहीं उड़ोगे, इस पृथ्वी पर जितना कुछ है सब कुछ उड़ जाएगा, पृथ्वी भी घूम करके इसके सारे पार्टिकल उड़ जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा चलो दूसरी तरफ, अगर मान लो ईश्वर ने क्या किया, इसको नहीं ऑन किया, इसको नहीं ऑफ किया, ग्रेविटेशन, अच्छा पहली बार मान लो ग्रेविटेशनल ऑफ किया था, अब की बार कूलम्बिक ऑफ कर दिया। कूलम्बिक ऑफ करने का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी आपको खींच रही थी, अपनी लाखों किलो की पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींच रही थी, उसको बैलेंस करने वाला कौन था, वो जो चार्ज वगैरह थे, अब वो हट गए, वो बल हट गया। तो ऐसी स्थिति में फिर आप सब कुछ जो पृथ्वी पर है वो धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर जाएगा पृथ्वी के सेंटर की तरफ।
जो कि एक प्रलय की स्थिति हो जाएगी, क्रंच जैसा कुछ होना शुरू मान सकते हो सकता है कि ये एग्जाम्पल, इस बात की संभावना है पूरी कि कोई कोई कॉस्मोलॉजी का वैज्ञानिक देख रहा होगा, या कोई अगर कोई कॉस्मोलॉजी का वैज्ञानिक देख रहा है या कोई एस्ट्रोफिजिक्स का देख रहा होगा, तो हो सकता है मैंने फिजिक्स के कुछ नियमों को, बड़े नियमों को शायद मैंने उल्लंघन कर दिया हो। लेकिन फिर भी अगर समझने के लेवल में बात करें तो ये एग्जाम्पल हमको इस तरह की इंपॉर्टेंस दिखाता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, इन अ यूनिवर्स वेयर समहाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस are balanced by the gravitational forces at many places, और जिसकी वजह से हम तमाम तरह के फिनोमिनास वगैरह को देखते हैं और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो हम लोग के, चाहे वो कॉस्मोलॉजिकल एक्टिविटी हो, चाहे सोलर रिलेटेड एक्टिविटी हो, चाहे आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर की एक्टिविटी हो, इन सबको हम इन्हीं के इंटरबैलेंस से देखते हैं। चाहे अगर कभी आपने अरोरा का नाम सुना हो, किस तरह से अरोरा होता है, जो पृथ्वी के पोलर रीजन में रात को आसमान में रंग बिरंगा पैटर्न दिखाई पड़ता है, उसमें भी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और चार्जेस और उसकी ग्रेविटी, इन सब का कहीं ना कहीं पर एक तरह का रोल वहाँ पर रहता है। तो खैर इतना हो गया हमारे पास स्ट्रेंथ, हमने स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा, दैट विल बी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, और कैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट से हमने इस पूरी इलेक्ट्रिक थ्योरी को बचाया। मैं फैराडे का नाम लेना चाहूँगा, कैसे उस व्यक्ति ने एक थ्योरी के थ्रू पूरी कूलम्बिक फोर्स, पूरी एक्शन एट ए डिस्टेंस, पूरी कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या न्यूटन के जो फोर्स के कॉन्सेप्ट्स की मिला करके जो कुछ भी बन रहा था उसको कैसे सेव किया, उसको बचाया कैसे, और न केवल बचाया बल्कि आने वाले भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए जिंदगी को राह आसान कर दी कि अगर आप फील्ड के टर्म में, फील्ड लाइन के टर्म में, लाइन ऑफ फोर्सेस के टर्म में सोचना शुरू करो चीज़ों को, इन इंटरेक्शंस को, इन एक्शन एट डिस्टेंस लोकेशन को, कॉजलिटी को, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे मैथमेटिक्स की भी। तो मैथमेटिक्स सिर्फ एक खूब सारे सिंबल्स बनाना नहीं होगा, इट बिकम मीनिंगफुल इफ यू start to understand why electric field, why the concept of electric field is necessary। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्यों सुपरपोजिशन, देखो वहां पर तीन चीजें हैं। पहला टेस्ट चार्ज कॉन्सेप्ट, सोर्स चार्ज कंसेप्ट, दो चीजें। सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्यों होता है, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को समझोगे तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ही कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका कॉन्सेप्ट ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ गया और जरूरी हो गया तो ये हाउ टू विजुलाइज, देन हाउ टू विजुलाइज का आंसर आता है जस्ट कंसिडर द लाइन्स, फील्ड लाइन्स के बारे में सोचना शुरू करो, एंड देन फर्दर पोटेंशियल की सारी बातें उसके साथ डेवलप होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारो तो कर लो, आपको अच्छी वीडियो ही यहाँ पर देखेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।